Dear viewers and dear spectators, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 8 सेकेंड ईयर का, और उसके अंदर हम पढ़ेंगे किस चीज़ को? उसके अंदर हम पढ़ेंगे अल्कीन्स को। अल्कीन्स क्या होते हैं? ये क्लास है किन की? नंबर 1 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, दैट इज द क्लास ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसमें क्या खूबी होती है? अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाई नहीं होती, और इनमें कार्बन कार्बन क्या होता है? दे कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो इनमें सब में बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होता है? 120 डिग्री का होता है। अब नेक्स्ट बेटा, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो तो इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो कौन सी होती है? उनकी ज्योमेट्री को बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है बेटा इनकी। नेक्स्ट वन इज के इनको बेसिकली अनसैचुरेटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती। कैसे नहीं सेटिस्फाई होती? इनमें कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड होता है? दैट इज डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड होता है तो इनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। अल्कीन्स को ओवरऑल हम ओलिफिन्स भी बोलते हैं, ओलिफिन्स। Why alkenes are called as olefins? Important short question है। तो बेटा अल्कीन्स को ओलिफिन क्यों बोलते हैं? ये दो अल्फाज से मिलकर बना हुआ है, ओली एंड फैंट। ओली का मतलब होता है ऑयल और फैंट का मतलब होता है फार्मिंग। क्योंकि बेटा ये जो अल्कीन होते हैं, अगर इनका ट्रीटमेंट करवाया जाए किसके साथ? अल्कीन्स व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन और ब्रोमीन दे विल प्रोड्यूस ऑयल। तो इस वजह से अल्कीन को ओलिफिन भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा कि वाई अल्कीन्स आर कॉल्ड एज ओलिफिन्स? क्योंकि ये ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। अब बेटा नेक्स्ट जो है वो हम इनकी प्रोडक्शन पढ़ेंगे। अल्कीन को प्रोड्यूस किस तरह से किया जाता है? प्रोडक्शन ऑफ अल्कीन। अल्कीन्स को बनाने के लिए डिफरेंट मेथड इस्तेमाल होते हैं बेटा। उनमें सबसे पहला जो मेथड है, हाँ जी बेटा, हम पढ़ते हैं अल्कीन की प्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड। उनमें सबसे पहला जो मेथड है वो है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये बेटा पहला मेथड, इसको हम अब डिटेल में जाके स्टडी करते हैं। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये हमने किस तरह से करनी है इसको हम देखते हैं बेटा। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। बेटा हमने चैप्टर 10 में पढ़ना है जाके कि डीहाइड्रो हैलोजिनेशन का दूसरा नाम बीटा एलिमिनेशन भी होता है। बीटा एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब होता है अखराज। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऐसा अमल जिसमें डी का मतलब होता है रिमूव करना, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, और हैलोजिनेशन हैलोजन्स। तो ऐसा अमल जिसमें हम रिमूव करेंगे, क्या क्या रिमूव करेंगे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन
फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अम्ल क्या कहलाएगा? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। और ये किसकी मौजूदगी में होता है? इट विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी मौजूदगी में होगा? प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, मीन थोड़ा सा अल्कोहल डाल दें, इथाइल अल्कोहल डाल दें, और साथ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाश यूज़ कर लें, तो हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करेंगे, अल्कोहल को यूज़ करेंगे, तो अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करने पर हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करवाएंगे। किन की? अल्काइल हैलाइड की। थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ते हैं बेटा। हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करवाने लगे हैं। CH और Cl, ये Cl लगा हुआ है बेटा। जिस कार्बन पर हैलोजन या फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वो अल्फा कार्बन होती है, उससे अगली कार्बन को हम क्या नाम देते हैं? बीटा कार्बन। बेटा इसकी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करवानी है तो इसके पास अल्कोहलिक KOH लेकर आएंगे, थोड़ा सा अल्कोहल ऐड कर देंगे, या इसके नीचे ही ALC लिख दे, अल्कोहलिक KOH। तो अल्फा कार्बन से हैलोजन निकल जाएगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो अल्फा और बीटा में बॉन्ड सिंगल की बजाय क्या हो जाएगा? डबल इथीन प्रोड्यूस हो जाएगी, और ये इथीन बन जाएगी। ये पोटाशियम जो है ये Cl के साथ मिल जाएगा, KCl बना देगा, और OH जो है ये H के साथ मिल जाएगा, ये क्या बना देगा? दैट विल प्रोड्यूस वाटर। तो ये कौन सा अम्ल हो गया है? ये हैलोजन भी निकल गया है, बीटा से हाइड्रोजन भी निकला है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हुई है, और उसके नतीजे में हमने अल्कीन हासिल कर लिया है। इस रिएक्टेंट का नेम है इथाइल क्लोराइड, और जो प्रोडक्ट बनी है दैट इज कॉल्ड एज इथीन। अब उसके बाद आ जाता है बेटा, ये तो था अगर आपके पास एक जैसे अल्कीन हो, एक से हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक से हैलोजन निकल जाएगा। लेकिन अगर बेटा एक ऐसा अल्कीन हो कि जिसमें एक कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन हो और दूसरे के पास कम हाइड्रोजन हो, से ये इसके पास हम पोटाशियम अल्कोहलिक KOH लेकर आते हैं, अल्कोहलिक KOH, ठीक है। अब जिस कार्बन पर हैलोजन लगा हुआ है वो है अल्फा कार्बन। बेटा उससे अगला कार्बन ये वाला भी बीटा वाला कार्बन होगा और ये वाला भी बीटा वाला होगा। बेटा एक बीटा के पास 2 हाइड्रोजन हैं, एक बीटा के पास 3 हाइड्रोजन हैं। अब सवाल उठा कि किस बीटा से हम हाइड्रोजन निकालेंगे। ये रूल है एक, दैट इज कॉल्ड एज सिटजेफ रूल। और सिटजेफ रूल ये कहता है, ये बीएससी में हम लोग पढ़ाते हैं, वो ये कहता है कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए, तो हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से निकलेगा जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद कम होगी। उस बीटा से हाइड्रोजन निकालना है जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद क्या होगी? कम होगी। मीन ये CH3 ही रहेगा। अगला CH हो जाएगा, इससे क्या निकल जाएगा? हैलोजन। उससे हाइड्रोजन निकलेगा, अल्फा और बीटा में बॉन्ड हो जाएगा डबल, और आगे फिर सिंगल बॉन्ड CH3 होगा। ये जो रिएक्टेंट है इसका नाम है 2-क्लोरो, और 4 वाले को हम क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। तो इससे जो प्रोडक्ट हासिल होगी उसका नेम क्या होगा? उसका नेम होगा 2-ब्यूटीन।
तो ये प्रोडक्ट बन जाएगी 2 ब्यूटीन और साथ क्या क्या हासिल होगा, प्लस इट विल प्रोड्यूस पोटाशियम मिलेगा किसके साथ, Cl के साथ, KCl बना देगा और OH मिलेगा, इससे H निकलेगा उसके साथ तो H2O बना देगा, वाटर बनेगा, पोटाशियम क्लोराइड बनेगा और 2 ब्यूटीन बन जाएगा। ये अमल कौन सा हो गया है, बेसिकली ये क्या हुआ है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो एक से हमारे पास क्या निकल गया, देखें अल्फा से क्या निकल गया, हेलोजन, और बीटा से निकल गया हाइड्रोजन। अल्फा और बीटा में बॉन्ड हो गया डबल। सिटजेफ रूल ये कहता है उस बीटा से निकालना है हाइड्रोजन कि जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद क्या होगी, कम होगी। अब एक और आ जाता है, से आपके पास है CH2Cl, ये भी एक अल्काइल हैलाइड है और ये अगला बीटा है। इस अल्काइल हैलाइड का नेम क्या होगा, इस अल्काइल हैलाइड का नेम होगा, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अल्फा से अगला बीटा होता है, इसको अल्फा क्यों बोला, इसके साथ हैलोजन लगा हुआ है। बेटा अगर हम इसको नाम देना चाहें, अगर हम इसको नाम देना चाहें तो नाम क्या होगा, 1 2 3, इसका नेम होगा 1 क्लोरो, 1 पोजीशन पे क्लोरो लगा हुआ है और उसके बाद 2 पोजीशन पे 2 दफ़ा मिथाइल लगा हुआ है, 2 डाई मिथाइल, और 3 वाले को क्या बोलते हैं बेटा, प्रोपेन, इसका आईयूपैक नेम आ जाएगा। प्लस इसके पास अल्कोहलिक KOH लेकर आएंगे, थोड़ा सा अल्कोहल भी ऐड कर देंगे, अल्कोहलिक KOH लेकर आएंगे तो अल्फा से निकलना होता है हैलोजन, बीटा से निकलना होता है हाइड्रोजन। अब बेटा क्या इसकी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी, नो क्यों नहीं होगी, क्योंकि बीटा के पास हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, देयर विल बी नो रिएक्शन। तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन तभी होगा अगर बीटा कार्बन हो और बीटा के पास क्या मौजूद हो, हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन नहीं होगी तो रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। दिस इज कॉल्ड एज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। दिस इज कॉल्ड एज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये अल्कीन की तैयारी का पहला मेथड है। अब उसके बाद बेटा हम दूसरा मेथड स्टडी करते हैं और दूसरा मेथड जो है उसका नेम क्या है, दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम पढ़ते हैं वो है सेकेंड मेथड इज कॉल्ड एज, उसका नेम है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ज़ाहिर बात है डिहाइड्रेशन हमें हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। हाइड्रेशन हाइड्रा से निकला हुआ है, डी का मतलब होता है खराज। तो रिमूवल of water molecule from a compound or substance in the presence of, किसकी मौजूदगी में, in the presence of dehydrating agent। डिहाइड्रेटिंग एजेंट की मौजूदगी में जो पानी को रिमूव करवाएगा। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, इट मे बी एलुमिना, it may be sulfuric acid, it may be silica, it may be phosphoric acid, it may be phosphorus P4O10, phosphorus dicoxide, all are called as dehydrating agent। तो इसका मतलब है ये वो एजेंट हैं जिनकी मौजूदगी में डिहाइड्रेशन होगी, इनको क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब हम बेटा अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते हैं। ये एक अल्कोहल है, डिहाइड्रेशन करवाने के लिए हम इसके पास क्या लेकर आते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट Al2O3
370 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में इतना गर्म करेंगे तो इसमें से वाटर निकल जाएगा। ये कौन सा अल्कोहल है? दिस इज कॉल्ड एज एथानॉल। बेटा एथानॉल जो है इसमें अल्फा कार्बन से OH निकलेगा और बीटा से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। तो H और OH निकल जाए, अल्फा और बीटा में बॉन्ड सिंगल से बढ़कर क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा और वाटर रिमूव हो जाएगा। ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज इथीन। इथीन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस जो वाटर को रिमूव करने में मदद देते हैं दे आर कॉल्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब हम करते हैं बेटा नेक्स्ट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन करवानी है तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? नेक्स्ट डिहाइड्रेशन करवाने के लिए नेक्स्ट बेटा हम डिहाइड्रेशन करवाने के लिए हम कंपैरिजन करते हैं डिहाइड्रेशन का ऑफ डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन किस किस की करवाएंगे? ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल की हम डिहाइड्रेशन करवाते हैं बेटा। सबसे पहले एक प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं से ये एक प्राइमरी अल्कोहल है CH2R, एक अल्काइल ग्रुप है बेटा। डिहाइड्रेशन करवानी है तो इसके लिए 75% हमें सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करना पड़ेगा और 140 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज़ करेंगे। तो अल्फ़ा से क्या निकल जाएगा? OH। तो बीटा से क्या निकल जाएगा? H। तो H और OH मिलकर क्या बना देंगे? वाटर। और अल्फ़ा और बीटा कार्बन में बॉन्ड सिंगल से बढ़कर क्या हो जाएगा? डबल। और साथ क्या निकल जाएगा? वाटर। प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवाई। ये कौन सा अल्कोहल है? दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी अल्कोहल। तो बेटा अब हम डिहाइड्रेशन करवाते हैं एक सेकेंडरी अल्कोहल की CH3OH। ये एक प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल है। ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी कार्बन के पास OH लगा हुआ है। अगर हमने इसकी डिहाइड्रेशन करवानी है तो इसकी डिहाइड्रेशन किस तरह से करवाएंगे? ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है बेटा। इसके लिए ये अल्फा कार्बन होगी, ये भी बीटा, ये भी बीटा। ये सेकेंडरी अल्कोहल है। इसके लिए 60% जो है हमें सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करना पड़ेगा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड इस्तेमाल करना पड़ेगा टेम्परेचर। देखें एसिड भी 75 से कम होकर कितना हो गया? 60%। और टेम्परेचर भी 140 से 100 पे आ गया। तो अल्फ़ा से निकलेगा OH, तो बीटा से क्या निकल जाएगा? H। तो ये अल्फ़ा है, इससे भी H निकाल सकते हैं, इससे भी से हम इससे H निकालना चाहते हैं, इसका एक H सेपरेट करके लिख दें। तो फिर अल्फ़ा और बीटा में बॉन्ड सिंगल से बढ़कर क्या हो जाएगा बेटा? डबल। और साथ क्या रिमूव हो जाएगा? वाटर। तो इसका नाम होगा प्रोपीन। तो प्रोपीन प्रोड्यूस हो गया है। अब बेटा नेक्स्ट जो है वो हम स्टडी करते हैं। ये आपके पास कौन सा अल्कोहल था? दैट वाज कॉल्ड एज सेकेंडरी अल्कोहल। और सेकेंडरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन हमने करवाई है और उससे हमने क्या रिमूव कर दिया है? वाटर। अब बेटा हम पढ़ते हैं, अगर आपके पास आ जाता है टर्शरी अल्कोहल, तो टर्शरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन किस तरह से करवाएंगे? टर्शरी अल्कोहल डिहाइड्रेशन करवानी है तो अगर डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, तो बेटा अगर हमने टर्शरी अल्कोहल की करवानी है तो टर्शरी अल्कोहल हम लेते हैं CH3
ऊपर भी CH3, इसका एक H ख़त्म करें, OH लगा दें, ये टर्शरी अल्कोहल है क्योंकि ये टर्शरी कार्बन है, 3 से डायरेक्टली अटैच होने वाली टर्शरी कार्बन कहलाती है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एसिड फर्दर कम हो जाएगा, 60 से कम होकर 20% रह जाएगा और टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा 85 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है कि टेम्परेचर पहले 140 से 170 था, फिर 100 आ गया, फिर 85 आ गया। अल्फा से निकल जाएगा क्या OH, तो बीटा से क्या निकलेगा बेटा H। अगर बीटा से H निकालेंगे, अल्फा और बीटा में बांड क्या हो जाएगा, सिंगल से बढ़कर क्या हो जाएगा बेटा डबल, और साथ क्या रिमूव हो जाएगा वाटर। इस अल्कोहल का नाम क्या होगा, इस अल्कोहल का नाम होगा 2-मिथाइल। 2 पोजीशन पे मिथाइल है और 2 पर ही OH है तो इसका नाम होगा 2-प्रोपानोल। 2-मिथाइल 2-प्रोपानोल। तो इस अल्कीन का नेम क्या होगा, इसका नेम होगा दैट विल बी कॉल्ड एज 2-मिथाइल 1-प्रोपीन, अल्कीन बन गई। तो हम अगर बेटा इनका कंपैरिजन करें आपस में, किसका, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल का, अगर बेटा मुआवजना करें तो प्राइमरी अल्कोहल में 75, सेकेंडरी में 60 और टर्शरी में 20%। मीन कंडीशन इजी हो गई है। टेम्परेचर को देखें तो टेम्परेचर भी क्या होता गया है 140 से 185। इसका मतलब है कि अगर हम कंपैरिजन करें तो टर्शरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन जो है सबसे इजी है एज़ कंपेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल, और वो इजी है एज़ कंपेयर टू प्राइमरी अल्कोहल। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है बेटा कि ये जो टर्शरी अल्कोहल होता है इसमें C और OH बॉन्ड सबसे आसानी से निकल जाता है, और जब सबसे आसानी से निकल जाएगा, देखिए डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म जो है डिहाइड्रेशन का अगर हम पढ़ें तो डिहाइड्रेशन कैसे होती है, से आपके पास कोई अल्कोहल है CH3 CH2OH, इसके ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं। मैकेनिज्म हम पढ़ रहे हैं डिहाइड्रेशन का बेटा, तो जब भी कोई एसिड इसके पास आएगा ये अपना लोन पेयर उसको देगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, एसिड प्रोटॉन देगा, ये एसिड से आएगा तो इसका लोन पेयर उसके साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जब ये बेटा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, O के साथ एक H लगा हुआ है ऑलरेडी, एक H के साथ ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, उस H का पॉजिटिव चार्ज किस पर आ जाएगा, ऑक्सीजन पर। बेटा ये जो ऑक्सीजन है ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं बर्दाश्त करता, अगर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं बर्दाश्त करेगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इसने बनाया हुआ है, ये फ़ौरन क्या करेगा, रिवर्सिबल आयनी बनना है, ये फ़ौरन इस बॉन्ड को तोड़ेगा और अपनी सिमत ले जाएगा और वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और साथ अल्काइल ग्रुप की ये जो कार्बन है जिसका बॉन्ड टूटा है उस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। जब बेटा इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये इसका क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन। बेटा टर्शरी अल्कोहल ले ले, प्राइमरी अल्कोहल ले ले, सेकेंडरी ले ले, या टर्शरी या उसके अलावा आपके पास टर्शरी ले ले, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी, सब में मैकेनिज्म के दौरान कार्बोकेटाइन बनता है। और बेटा कार्बोकेटाइन बनाना जितना आसान होगा उतनी डिहाइड्रेशन सबसे इजी होगी। तो टर्शरी अल्कोहल में कार्बोकेटाइन सबसे इजी बनता है। क्यों इजी बनता है ये चैप्टर 10 में डिस्कस करेंगे। और ये इजी होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल, और वो इजी होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्कोहल। जितना ये कार्बोकेटाइन नेक्स्ट स्टेप जो है मैकेनिज्म का वो इरिवर्सिबल होगा,
होगा, इससे प्रोटॉन निकलेगा, से इसका एक प्रोटॉन है, ये अपना बांड तोड़ेगा, बांड इधर ले जाएगा, अल्कीन बन जाएगी और साथ एसिड का जो H पॉजिटिव है वो रिकवर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मैकेनिज्म के दौरान हमने ये पढ़ लिया कि ये जो आपके पास डिहाइड्रेशन होती है, इसके दौरान कार्बोकेटाइन बनता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल टर्शियरी अल्कोहल का होता है, बनना भी आसान होता है। इस वजह से डिहाइड्रेशन टर्शियरी अल्कोहल की ईजी है एज कंपेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल, और वो ईजी है एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्कोहल। तो ये तो था बेटा डिहाइड्रेशन का प्रोसेस। अब अगला हम डिस्कस करते हैं, तीसरा मेथड है, वो है अल्कीन की प्रिपरेशन के अंदर, और उस मेथड को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन वो क्या होता है? अभी तक हमने दो मेथड स्टडी कर लिए, कौन कौन से? एक बेटा हमने पढ़ा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, एक हमने पढ़ा डिहाइड्रेशन। अब तीसरा मेथड हम पढ़ने लगे हैं, दैट इज कॉल्ड एज डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन क्या होता है? ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। ये विसिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं? अगर दो लगातार कार्बन पर हैलोजन लगे होंगे, दे आर कॉल्ड एज विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड अगर दो लगातार कार्बन पर, अगर बेटा दो लगातार दो कंजेक्टिव कार्बन पर हैलोजन लगे होंगे, दैट इज कॉल्ड एज विसिनल डाइहैलाइड। और डी का मतलब होता है अखराज, हैलोजिनेशन, हैलोजन का अखराज, रिमूवल ऑफ हैलोजन। हैलोजन रिमूव करवाने हैं, इसके लिए हम जिंक डस्ट इस्तेमाल करते हैं और सॉल्वेंट के तौर पर पोलर सॉल्वेंट लेते हैं। पोलर सॉल्वेंट कौन कौन सा हो सकता है? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड और मेथनॉल, मिथाइल अल्कोहल। तो आप एसिटिक एसिड ले ले या मेथनॉल ले ले, कौन सा अमल हो जाएगा? डीहैलोजिनेशन का। तो सॉल्वेंट हमने कौन सा लेना है? पोलर सॉल्वेंट है। ये दोनों कौन से सॉल्वेंट हैं? पोलर सॉल्वेंट। तो बेटा ये जिंक दोनों हैलोजन्स को रिमूव कर देगा, ZnCl2 हो जाएगा और अल्फा और बीटा में बॉन्ड क्या हो जाएगा? डबल, ये बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज इथीन। इथीन प्रोड्यूस हो जाएगा। एक एग्जांपल ये है, एक और हम कर लेते हैं, CH3, इधर भी हैलोजन लगा हुआ है, इधर भी हैलोजन लगा हुआ है। जिंक डस्ट लेकर आएंगे, पोलर सॉल्वेंट मिथाइल अल्कोहल लेकर आएंगे, इन दोनों से हैलोजन रिमूव हो जाएगा और इन दोनों कार्बन में बॉन्ड सिंगल से बढ़कर क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा और साथ जो है ZnCl2 प्रोड्यूस हो जाएगा। तो डीहैलोजिनेशन का क्या मतलब होता है? दैट इज कॉल्ड एज रिमूवल ऑफ हैलोजन, दैट इज कॉल्ड एज डीहैलोजिनेशन। अब उसके बाद अगला जो मेथड है, तीन मेथड बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं, चौथा मेथड हम डिटेल में स्टडी करते हैं। और चौथा मेथड क्या है? चौथा मेथड जो है उसका नेम क्या है? वो है बेटा पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन्स। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन्स। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन्स जो है हम किस तरह से करेंगे? इसको पार्शियल हाइड्रोजिनेशन या इसको कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन या पार्शियल हाइड्रोजिनेशन किस तरह से की जाती है? इसके लिए हम लेते हैं इक्विमोलर। इक्विमोलर का मतलब होता है जितने मोल आप अल्काइन के लेंगे, किस किस के? अल्काइन के एंड हाइड्रोजन के। जितने मोल आप अल्काइन के लोगे उतने ही हाइड्रोजन के लोगे। अगर से आपके पास
आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, एक मोल है अल्काइन का, तो हाइड्रोजन के भी कितने मोल लेंगे हम, 1 मोल। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन होगी। बेटा पार्शियल हाइड्रोजिनेशन जो है वो करवाने के लिए सबसे पहले जो हम कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड एज लिंडलर कैटालिस्ट। लिंडलर कैटालिस्ट। और लिंडलर कैटालिस्ट क्या होता है, इसमें हमारे पास प्लेडियम मेटल होती है जिसको बेरियम सल्फेट में डिप किया होता है और इसको पॉइजनड किया होता है, किसके साथ, क्विनोलिन के साथ। प्लेडियम मेटल dipped in barium sulfate and poisoned with quinoline. This is the chemical composition of Lindlar catalyst. तो बेटा लिंडलर कैटालिस्ट की केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये शार्ट क्वेश्चन आ जाता है। और वो किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, बेटा इसके ज़रिए आर सी ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा डबल आर, एक हाइड्रोजन इधर नीचे लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा। अगर दोनों सेम ग्रुप सेम साइड पर लगे हों दैट इज कॉल्ड एज सिस फॉर्म, तो सिस अल्कीन प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब ये है कि लिंडलर कैटालिस्ट के ज़रिए हम पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं और पार्शियल हाइड्रोजिनेशन के ज़रिए क्या ऑब्टेन करते हैं, सिस अल्कीन। अगर आपके पास आर सी ट्रिपल बॉन्ड और पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ही करवाई जाए तो किस तरह से उसके लिए हम सोडियम मेटल यूज़ करें इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। और अमोनिया लिक्विड फॉर्म में कब बदलती है, एट -33 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर ये आर जो है सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एक आर नीचे होगा एक आर ऊपर होगा। अब हाइड्रोजन किस तरह से लगेगी, हाइड्रोजन अपोजिट साइड पर लगेगी। अगर अपोजिट साइड पर जाके लगी तो ये कौन सा अल्कीन बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस अल्कीन। वेरी इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रोड्यूस सिस एंड ट्रांस अल्कीन स्टार्टिंग फ्रॉम अल्काइन। तो उसमें दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, सिस बनाने के लिए लिंडलर कैटालिस्ट और ट्रांस बनाने के लिए सोडियम और लिक्विड अमोनिया जो है वो इस्तेमाल होता है। अब बेटा लास्ट मेथड है, हम 4 मेथड पढ़ चुके हैं, लास्ट जो मेथड है वो है कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस। हमने अब पढ़नी है कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करवाते हैं, अल्कीन की तैयारी में भी पढ़ा था और अल्कीन की तैयारी में भी हम पढ़ेंगे कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में क्या होगा, कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में हमने किसकी करवानी है, ऑफ सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सैचुरेटेड वो होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड CH CH, ठीक है, 2 आगे C डबल बॉन्ड O O के साथ O के साथ Na, सोडियम लगा दो या पोटाशियम लगा दो, एक ही बात है, सोडियम या पोटाशियम इसका नाम होगा। ये जो एसिड होता है इस एसिड का नाम होता है सक्सिनिक एसिड, क्योंकि ये 2 सोडियम लगे हुए हैं इसका नेम होगा डाई सोडियम। सक्सिनिक एसिड से क्या बनेगा, सक्सीनेट। तो डाई सोडियम सक्सीनेट का हम क्या इस्तेमाल करेंगे, साल्ट। तो बेटा इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है, आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उसके लिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल इस्तेमाल होता है, एक होता है केटाइन और दूसरा क्या होता है, एनाइन। तो बेटा अगर हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान प्रोड्यूस क्या क्या होगा,
नंबर 1 इसमें बनेगा क्या, वाटर मालिक्यूल, और सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मालिक्यूल, 2, प्लस 2 सोडियम 2 OH के साथ मिलेंगे तो 2NaOH बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी, और प्लस इन दोनों में बांड सिंगल से बढ़कर क्या हो जाएगा, डबल, और डबल बांड हो जाए तो ये क्या बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज ईथीन। और ये प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में इतना यूज़फुल नहीं है। क्यों नहीं है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसमें क्या बनती हैं, बाई प्रोडक्ट्स। तो इसके मैकेनिज़्म के दौरान सबसे पहले क्या होता है, जब भी पानी में ये डाई सोडियम सक्सीनेट डाला जाएगा, सबसे पहले इसकी क्या होगी, इसकी आयोनाइजेशन होती है। बेटा आयोनाइजेशन किस तरह से करवानी है, डाई सोडियम सक्सीनेट ले लें, पानी में जैसे ही डालेंगे तो वाटर के मौजूदगी में ये आयोनाइज हो जाएगा। जब बेटा ये आयोनाइज होगा, एक इसका बनेगा केटाइन और दूसरा क्या बन जाएगा, A9। ये A9 बन जाएगा, सक्सीनेट आइन बन जाएगा, और सोडियम का क्या बन जाएगा बेटा, केटाइन। अब केटाइन और A9 जो हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जाएंगे। अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे किस तरह से जाएंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले है एट एनोड। एनोड पे कौन जाता है, A9, और A9 कौन सा है, वो है CH3 CH2 CH2 सक्सीनेट का आइन है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आता है, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये ऐसे ही है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो मैंने क्रॉस में बनाया उसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे और दोनों का क्या बन जाएगा, दोनों का बन जाएगा फ्री रेडिकल, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O का फ्री रेडिकल, C डबल बॉन्ड O का फ्री रेडिकल। जब बेटा दोनों के फ्री रेडिकल बन जाएंगे तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O का फ्री रेडिकल, C डबल बॉन्ड O का फ्री रेडिकल। जब बेटा दोनों के फ्री रेडिकल बन जाएंगे, दोनों कार्बन ने इधर बांड बनाए हुए हैं, ये बेटा बांड तोड़ेंगे, और जब ये बांड तोड़ेंगे ये बांड उधर ले जाएंगे, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन उसके साथ बांड बना लेगा। आपको पता है फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर भी बन जाएगा, नीचे भी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मालिक्यूल बन जाएंगे, 2, एक एक इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर कर लेंगे। जब बेटा इन्होंने आपस में शेयर कर लिया तो ये बांड सिंगल से बढ़ कर क्या हो जाएगा, डबल, और कौन सी प्रोडक्ट बन जाएगी, इथीन एक, और दूसरी क्या बन चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मालिक्यूल। प्लस एट कैथोड, कैथोड पे कौन सा अमल बनेगा, हमें पता है कैथोड पर सोडियम मेटल के पहुंचने से पहले ही कौन पहुंच जाएगा, वाटर, और जब बेटा कैथोड पे वाटर पहुंचेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कौन से 2 इलेक्ट्रॉन, ये वो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो आयोनाइजेशन के दौरान सबसे पहले ये एनोड पर A9 ने छोड़े थे आयोनाइजेशन के बाद। ये 2 इलेक्ट्रॉन वाटर कैप्चर करेगा, हाइड्रोजन ने इसको कैप्चर करना है, वो केटाइन से न्यूट्रल फॉर्म में बदल जाएगा, हाइड्रोजन गैस बना देगा, प्लस हाइड्रोक्सल के A9 बन जाएंगे। और बेटा ये जो हाइड्रोक्सल के एनाइन होंगे ये फ़ौरन सोडियम के केटाइन, पोटाशियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, इसके साथ मिलेंगे और क्या बना देंगे 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसके दौरान टोटल 4 प्रोडक्ट बनेगी, 1, 2, 3 और 4। लेकिन ये इंडस्ट्रीज़ में इतना यूज़फुल नहीं है क्योंकि क्या होता है इस प्रोसेस के दौरान बाई प्रोडक्ट्स हासिल हो जाती हैं। तो दोबारा हम देख लेते हैं कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस में हमने क्या किया, ये कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस करवाई किस तरह से जाती है। ऑलरेडी हम पहले भी बेटा डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाया जाता है, एक होता है उसमें एनोड और एक क्या होता है कैथोड। इसके दरमियान में हम क्या करेंगे, सोडियम सक्सीनेट का साल्ट
लेंगे और सोडियम सक्सीनेट की साल्ट की आयोनाइजेशन होगी वाटर की मौजूदगी में, और जब इसकी आयोनाइजेशन होगी एनोड और कैथोड पे रिएक्शन होंगे। एनोड पे हमेशा कौन सा अमल होता है, ऑक्सीडेशन का। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज, अभी हमने पढ़ा कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, तो डाई सोडियम सक्सीनेट है तो इसकी हमने क्या करवाई, इलेक्ट्रोलिसिस करवाई, बिजली गुजारी, तो उसके नतीजे में कैथोड और एनोड पे रिएक्शन हो जाएंगे। सबसे पहले आयोनाइजेशन होगी, आयोनाइजेशन होने के बाद एनाइन एनोड पे पहुंच जाएगा और एनोड पे जाके एनाइन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, फ्री रेडिकल बनाएगा, और फ्री रेडिकल बनने के बाद अल्कीन बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और कैथोड पे वाटर पहुंचेगा, और वाटर ने क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने हैं, हाइड्रोजन गैस बना देनी है, हाइड्रोक्सल बनेंगे, और हाइड्रोक्सल सोडियम के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, ये डिटेल में है, तो राइट ए डिटेल नोट ऑन प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। तो आज हमने कंप्लीट पढ़ लिया। अल्लाह हाफिज़।